हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग 7 अगस्त के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। तो आज का जो एनालिसिस होगा थोड़ा शॉर्ट एंड क्रिस्प होगा क्योंकि टुडे सैटरडे एंड देयर आर मेनी न्यूज जो हमें स्किप करनी है, बट जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगी उसको अपन पढ़ने वाले हैं। सो द फर्स्ट न्यूज इट्स बेसिकली अबाउट द इंडिया एंड चाइना बॉर्डर इशू। अच्छा, इंडिया और चाइना का बॉर्डर इशू चल रहा है और ये कम से कम इसको वन एंड हाफ ईयर हो चुके हैं कंप्लीट। ये स्टार्ट हुआ था 2020 में, अप्रैल 2020 में, और अभी तक ये कंटिन्यूसली चल रहा है। और देखा जाए तो क्रॉप्स कमांडर की 12th राउंड की मीटिंग भी हो चुकी है, मतलब 12th राउंड तक मीटिंग पहुंच चुकी है। ओके, सो हुआ क्या, एडवांसमेंट क्या हुआ, न्यूज क्यों आई? देखा जाए तो एक रीजन है, गोगरा रीजन। तो गोगरा रीजन बिकेम द सेकंड रीजन, इस क्लैश में बिकेम द सेकंड रीजन जिसपे और इंडिया और चाइना ने डिस एंगेजमेंट का डिसीजन लेने का फैसला किया है कि हम लोग डिसएंगेज हो जाएंगे, मतलब अपने अपने एरियाज में चले जाएंगे और गोगरा रीजन पे ना ही इंडियन आर्मी रहेगी ना ही पीएलए आर्मी रहेगी। सो ये पहला देखा जाए इट्स अ सेकंड फ्रिक्शन, मतलब ये सेकंड रीजन है। इससे पहले भी एक और रीजन था जहां पर डिसएंगेजमेंट की बात हो चुकी है और दैट इज पैंगोंग सो लेक। पैंगोंग सो लेक ये सुना होगा, पैंगोंग सो लेक। तो पैंगोंग सो लेक इज अ फर्स्ट फ्रिक्शन जहां पर पहले इंडिया और चाइना की दोनों की आर्मी ने डिसएंगेजमेंट की बात करी थी, एंड गोगरा बिकम दी सेकंड फ्रिक्शन जहां पर इंडिया और चाइना ने डिसएंगेजमेंट की बात करी है और दोनों ही अपने अपने इलाकों में जहां पहले थे, जहां उनके बेस बना हुआ था, अपने अपने बेस पे दोनों कंट्रीज की आर्मी पहुंच चुकी है और गोगरा रीजन पर डिस एंगेजमेंट लगा हुआ है कि ना वहां पर पीएलए की आर्मी रहेगी, मतलब चाइना की आर्मी रहेगी, ना ही इंडियन आर्मी रहने वाली है। मूविंग फर्दर, सो दिस इज समथिंग अबाउट सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, पहले थोड़ा इशू समझ लो, इशू है क्या, है ना? हुआ क्या, फ्यूचर ग्रुप। तो फ्यूचर ग्रुप देखा जाए तो इट्स अ सेकंड लार्जेस्ट रिटेल ग्रुप इन इंडिया, सेकंड लार्जेस्ट रिटेल ग्रुप इंडिया। फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के बीच में, एक डील हुई थी। सॉरी, नॉट रिलायंस, इट्स अमेजॉन। अमेजॉन के बीच में डील हुई थी। अमेजॉन के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, एक कॉन्ट्रैक्ट था बेसिकली। उस कॉन्ट्रैक्ट में ये था कि फ्यूचर ग्रुप जो है ना, अमेजॉन, उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि फ्यूचर ग्रुप कुछ बेसिकली कुछ रिस्ट्रिक्टेड पर्संस या रिस्ट्रिक्टेड एंटिटी के साथ डील नहीं कर सकती, कुछ रिस्ट्रिक्टेड एंटिटीज के साथ और कुछ रिस्ट्रिक्टेड पर्सन के साथ डील नहीं कर सकती अनटिल एंड अनलेस अगर वो अमेजॉन से परमिशन ले ले। अगर वो अमेजॉन से परमिशन ले लेगा ना, तो वो रिस्ट्रिक्टेड पर्सन और रिस्ट्रिक्टेड एंटिटीज के साथ डील कर सकता है। अगर आपने अमेजॉन से परमिशन नहीं ली तो फिर आप नहीं कर सकते। ये फ्यूचर ग्रुप और अमेजॉन के बीच में डील थी। हुआ क्या, 2019, ये बात है 2019 की, अगस्त 2019 की। अगस्त 2019 में फ्यूचर ग्रुप जो है, फ्यूचर ग्रुप ने क्या किया, डील कर ली। किसके साथ? रिलायंस के साथ। तो फ्यूचर ग्रुप अपना रिटेल बिजनेस और होलसेल बिजनेस, दोनों बिजनेसेस अपना रिलायंस को बेचना चाहता था, है ना, रिलायंस को बेचना चाहता था। बात करें तो मुकेश अंबानी, मुकेश धीरूभाई अंबानी ग्रुप जो है, मतलब जिनका जिनका रिलायंस ग्रुप है, उनको बेचना चाहता था पूरा अपना रिटेल बिजनेस एंड होलसेल बिजनेस टू द रिलायंस। अब इस बात पर अमेजॉन ने क्वेश्चन रेज किया। अमेजॉन ने बोला कि फ्यूचर ग्रुप ऐसा नहीं कर सकता, फ्यूचर ग्रुप ने हमसे परमिशन नहीं ली ये डील करने से पहले, और ये कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच है। तो फ्यूचर ग्रुप, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है फ्यूचर और रिलायंस के बीच में, ये वॉइड है, ये एग्रीमेंट वॉइड है, ये वैलिड नहीं होगा। रीजन बीइंग क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट से ब्रीच हो रहा है। तो इस इशू को लेकर, ये इशू जो था ये आर्बिट्रेशन में गया। कहां पर गया? सिंगापुर आर्बिट्रेशन में गया। सिंगापुर आर्बिट्रेशन में गया और सिंगापुर ने इस इशू में अमेजॉन का फेवर किया। अमेजॉन का फेवर किया मतलब अमेजॉन की बात मानी कि भैया अमेजॉन जो है, अमेजॉन ने जो स्टैंड लिया बिल्कुल सही है कि फ्यूचर ग्रुप जो है, फ्यूचर ग्रुप ने अमेजॉन से परमिशन नहीं ली थी रिलायंस के साथ डील करने से पहले। सो दैट्स व्हाई जो डील हुई है फ्यूचर और रिलायंस के बीच में वो गलत है और वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। और ये इशू रिलायंस ने क्या किया, ये इशू को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कल बेसिकली अमेजॉन की प्ली, सॉरी रिलायंस ने प्ली फाइल नहीं करी थी, अमेजॉन ने प्ली फाइल करी थी अगेंस्ट द फ्यूचर एंड रिलायंस ग्रुप मर्जर डील। तो
अमेजोन की जो प्ली फाइल हुई थी, अमेजोन की प्ली को बैक किया और बोला कि भैया फ्यूचर और रिलायंस का जो डील हुई है, मर्जर प्लान जो है वो गलत है और वो नहीं हो सकता, बिकॉज इट्स अगेंस्ट दी फ्यूचर एंड अमेजोन एग्रीमेंट. ओके, मूविंग फर्दर. सो सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे सीजीआई हैं एनवी रमन्ना ने बहुत सिंपल सी बात बोली है. उन्होंने बोला है कि सीबीआई और पुलिस जो है वो जजेस की कंप्लेंट इग्नोर कर रही है, और उन्होंने बोला है कि अगर ऐसी इग्नोरेंस चलती रही, सो आई सजेस्ट कि एक स्पेशल फोर्स बननी चाहिए. देयर शुड बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ स्पेशल फोर्स, और वो स्पेशल फोर्स जो है इट विल प्रोटेक्ट द जजेस एंड बेसिकली इट्स बेसिकली एप्लीकेबल ऑन द जजेस ओनली, और स्पेशली ट्रायल जजेस को प्रोटेक्ट करेगी. अच्छा, ये इशू इस वजह से लाइमलाइट में आया, रीजन बीइंग क्योंकि धनबाद में अभी एक डिस्ट्रिक्ट जज की डेथ हुई, मतलब उनका मर्डर हुआ बेसिकली देखा जाए. ओके, सो इसी वजह से ये इशू जो है लाइमलाइट में आया, जिसमें एनवी रमन्ना ने बोला भी कि सीबीआई और पुलिस जो है हमारे जजेस की कंप्लेंट, बेसिकली जजेस की कंप्लेंट को इग्नोर करते हैं. तो दैट्स व्हाई आई सजेस्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ स्पेशल फोर्स ओनली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ जजेस, स्पेशली ट्रायल जजेस. ओके, मूविंग फर्दर. सो दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बहुत सिंपल सी बात बोली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला कि अगर कोई चाइल्ड अपनी मदर का सरनेम लगाना चाहता है, अगर कोई चाइल्ड अपनी मदर का सरनेम लगाना चाहता है तो लगा सकता है. ओके, ये सिंपल सी बात दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला है. ओके, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने रीजनिंग भी दी. दिल्ली हाईकोर्ट ने यही बोला कि ऐसा नहीं है कि फादर ओन करता है किसी डॉटर को या सन को, है ना, फादर ओन नहीं करता. सो अगर किसी को अपनी मदर का सरनेम लगाना है तो वो लगा सकता है, अपने फादर का सरनेम लगाना है फादर का सरनेम लगा सकता है. A son or daughter has the liberty to use surname of his mother or father. Okay, और ऐसा नहीं है कि फादर का ही सरनेम लगेगा, बिकॉज फादर डजंट ओ दी his son or daughter. Moving further. So there is something about city. तो हमें सिटी के बारे में नहीं पढ़ना है. Okay, we'll skip the city news. So we directly move to the northeast page. तो जो हम नॉर्थ ईस्ट पेज की बात करें, तो नॉर्थ ईस्ट पेज की हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट पेज में बेसिकली हुआ क्या, क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा बारिश हुई है और बहुत सारी स्टेट्स में बारिश हुई है. देखा जाए तो राजस्थान में बहुत बारिश हुई है, आपका यूपी में बहुत बारिश हुई है. हुआ क्या, जब राजस्थान में बहुत ज्यादा बारिश हुई तो राजस्थान गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला, उन्होंने बोला कि जो फार्मर्स जो हैं जिनकी बहुत एग्रीकल्चर जो है बहुत ज्यादा डैमेज हुई है, तो उनके लिए हमें कंपनसेशन चाहिए फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर स्कीम. तो स्कीम का नाम याद करना जरूरी है, तो जस्ट लर्न दी स्कीम. नेम ऑफ द स्कीम, इट्स प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. सो इट्स अ इंश्योरेंस स्कीम फॉर द फार्मर्स, और अगर एग्रीकल्चर लैंड डिस्ट्रॉय होती है, उनमें डिस्ट्रक्शन आता है या उनकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है बाय सम नेचुरल क्लैमिटी और नेचुरल डिजास्टर, तो फिर गवर्नमेंट कंपनसेशन देती है टू दी फार्मर्स. ओके, और इसी के चलते जो राजस्थान गवर्नमेंट कंपनसेशन सीख कर रही है फ्रॉम दी सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दी प्राइम मिनिस्टर स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फॉर राजस्थान फार्मर्स. मूविंग फर्दर. सो एमवीए गवर्नमेंट बेसिकली देखा जाए तो जो महाराष्ट्र की कोलिजन गवर्नमेंट है, जिसमें 3 पॉलिटिकल पार्टीज है, शिवसेना, उसके साथ साथ एनसीपी एंड अनदर वन इंडियन नेशनल कांग्रेस, तीनों ने कोलिजन गवर्नमेंट बनाई है अपनी, और वहां पर जो चीफ मिनिस्टर है वो शिवसेना के हैं, उद्धव ठाकरे. तो एमवीए गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेके आई. एमवीए गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप आईटी प्रोजेक्ट्स, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट जो है, वो अगर आप सेटअप करते हो टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज में. अब टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज अगर महाराष्ट्र में देखें तो नागपुर, लातूर, अमरावती, ये सारी सिटीज आती हैं. तो अगर आप आईटी प्रोजेक्ट सेटअप करते हो इन दी टीयर 2 सिटीज और टीयर 3 सिटीज, तो आपको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे. अब इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जैसे कि आपको, जैसे लैंड जो होता है, जमीन जो होती है, जिस जमीन में आप बिल्डिंग बनाते हो या कोई भी आईटी प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो उसमें आपको कंपनसेशन मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, है ना, सब्सिडी मिल जाएगी किसी चीजों में, इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी मिलेगी. तो बहुत सारी चीजों जो है वो सब्सिडाइज हो जाएंगी, इंसेंटिव दिया जाएगा अगर आप टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में
आईटी प्रोजेक्ट खोलते हो, ऐसा ऐसा बेसिकली बड़ी बड़ी कंपनीज को बोला गया। इंसेंटिव, ऐसी स्कीम आई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट लेके आई है। और अगर ये देखा जाए तो ये इशू इसी वजह से आ रहा है क्योंकि पुणे और मुंबई, दीज आर दी टू बेसिकली मेजर सिटीज इन दी महाराष्ट्र, टियर 1 सिटीज इन दी महाराष्ट्र, और इनमें बहुत ज्यादा बर्डन आ गया अबाउट दी आईटी प्रोजेक्ट्स का। बहुत सारी कंपनीज वहां खुली हुई हैं, तो इसीलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये प्रपोजल लेके आई है कि दे विल प्रोवाइड द इंसेंटिव्स अगर कोई आईटी प्रोजेक्ट सेटअप करता है टियर 2 और टियर 3 सिटीज में। मूविंग फर्दर, सो आज के हम एडिटोरियल की बात करें तो देखा जाए तो आज सिर्फ 2 ही एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो इट्स अबाउट दी रीविंड ऑफ फास्ट फॉरवर्ड। तो अपन ओवरव्यू लेंगे आज के एडिटोरियल का। रीजन बीइंग क्योंकि ऑलरेडी ये वाला एडिटोरियल जो है द रीवेंट ऑफ दी टू फास्ट फॉरवर्ड, इट्स बेसिकली इट्स अ स्टैटिक पोर्शन, और इसमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट वाला कोई इशू नहीं है जो हमें समझना हो, तो उसको अपन समझने वाले हैं। इशू है क्या वो अपन समझेंगे। एंड द सेकंड इशू जो अपन पढ़ने वाले हैं, इट्स अबाउट दी साउथ एशिया इमर्जिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसको अपन डिस्कस करेंगे। ओके, सो वी फर्स्ट मूव टू दी फर्स्ट एडिटोरियल, दैट इज अबाउट दी रीवेंट टू फास्ट फॉरवर्ड। अच्छा, हुआ क्या? कल के हमने न्यूज़पेपर पढ़ा था और ये इशू बेसिकली हुआ परसों है। तो परसों डे फॉर यस्टरडे व्हाट हैपेंड, तो हमारे जो इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने एक टैक्सेशन लॉ इंट्रोड्यूस किया था, एक टैक्सेशन अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया था इन दी फाइनेंशियल बिल इन दी लोकसभा, और उसमें बोला था कि हम एक लॉ को स्क्रैप करना चाहते हैं, उस क्लॉज को स्क्रैप करना चाहते हैं जो रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल हुआ था ऑन दी फॉरेन इन्वेस्टर्स, स्पेशली ऑन वोडाफोन एंड कायरन एनर्जी। ओके, सो और ये जो क्लॉज है, ये क्लॉज बेसिकली यूनियन बजट में आया था इन द ईयर 2012-2013 बाय दी देन फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी, और ये बेसिकली रेट्रोस्पेक्टिवली लॉ लगता था ऑन दी फॉरेन इन्वेस्टर्स फॉर दी मोर टैक्सेशन। और देखा जाए तो अभी ऑथर ने इस चीज में बहुत सारी चीजें बोली हैं। हुआ क्या, 2014 के पहले जब ये लॉ आया था उस समय तो यूपीए गवर्नमेंट थी, जब एनडीए गवर्नमेंट अपोजिशन में थी तो एनडीए गवर्नमेंट ने इवन बिफोर 2014 जब बीजेपी गवर्नमेंट नहीं थी उस समय जब वो अपोजिशन में थे, उन्होंने बोला था कि रेट्रोस्पेक्टिव प्रोविजन जो है वो टैक्स टेररिज्म है। देखा जाए तो ये सिविल टेररिज्म है, जहां पर आप एक तरीके से गलत फायदा उठा रहे हो अपनी मार्केट का। और इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट मार्केट, अगर हम पॉपुलेशन के बेसिस पे देखा जाए, इज द सेकंड लार्जेस्ट मार्केट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और वैसे देखा जाए तो इंडिया तो फर्स्ट पे आता है, फर्स्ट मार्केट है ऑन द पॉपुलेशन वाइज, क्योंकि चाइना ने बहुत सारी चीजें बैन कर रखी हुई है। ओके, देन हुआ क्या, अब इस रेट्रोस्पेक्टिव क्लॉज से बहुत सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे जो इंडिया में आना चाहते थे वो इंडिया में नहीं आ पाए। बट रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर जो है, जो अमेंडमेंट लेके आई टू डिलीट द क्लॉज, टू डिलीट दैट रेट्रोस्पेक्टिव क्लॉज, तो उन्होंने एक तरीके से ट्रस्ट गेन किया है ग्लोबल इन्वेस्टर्स का, और एक ये बात बताया है कि हम लोग अब ऐसा कोई मेजर नहीं लेंगे, ऐसा कोई अप्रोच नहीं लेंगे जिससे ग्लोबल इन्वेस्टर जो है उनका प्रॉमिस टूटे, है ना। अब हुआ क्यों, अच्छा ये जो रेट्रोस्पेक्टिव क्लॉज जो आया था, ये आया इस वजह था बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल डेथरिंग, बिकॉज ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक ब्लंजिंग एंड बिकॉज ऑफ द इल इन्फॉर्म्ड लीगल एडवाइस। बिकॉज ऑफ दीज 3 इश्यूज ये जो स्टैच्यू जो लॉ में ये जो क्लॉज आया था, रेट्रोस्पेक्टिव क्लॉज जो आया था, इस वजह से जोड़ा गया, बिकॉज ऑफ द इल इन्फॉर्म्ड लीगल एडवाइस, बिकॉज ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक बर्डन, ब्यूरोक्रेटिक प्लानिंग, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट। और इस रीजन की वजह से इंडिया को इन्वेस्टमेंट में बहुत सारा कॉस्ट बेयर करना पड़ा, रिसेंटली कायरन एनर्जी वाला जो इशू था वो इशू भी रेज हुआ, और कायरन केस जो है वो जो बेसिकली केस स्टार्ट हुआ था जनवरी 2014 में, और अब जाकर अभी भी ये बेसिकली देखा जाए इशू चल रहा है, क्योंकि फ्रांस गवर्नमेंट ने कायरन एनर्जी को परमिशन दे दी है कि आपके एसेट को सीज किया है अगर इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन टेरिटरी में, तो आप भी इंडियन एसेट्स को सीज कर सकते हो फ्रांस में। ओके, तो अभी भी ये कायरन एनर्जी वाला इशू केस जो है ना वो अभी भी खत्म नहीं हुआ। और वोडाफोन वाला जो केस है ना, वो वोडाफोन बेसिकली दिसंबर 2020 में इंडियन गवर्नमेंट
लूज करी है और कायरन एनर्जी भी लूज कर गई थी केस आर्बिट्रेशन में। तो इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्टर गवर्नमेंट के ऊपर कभी भी ट्रस्ट नहीं कर पाते, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। तो ये इशू बेसिकली ऑथर ने बताया है और यही लिखा हुआ है कि इससे इंडिया की इन्वेस्टमेंट मार्केट जो है वो इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट जो है वो खराब होता है और बहुत सारी चीजें बताई गई कि इंडिया के इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट के लिए बहुत सारी खराब चीजें। हाँ, इंडिया ने जो किया वो बिल्कुल सही किया, लेकिन ये थोड़ा लेट आया, इसको थोड़ा जल्दी आना चाहिए था। क्योंकि जब बीजेपी गवर्नमेंट बिफोर 2014 जब उनकी गवर्नमेंट नहीं थी तब इस रेट्रोस्पेक्टिव क्लॉज का अपोजिशन कर रही थी, तो क्यों ये 7.5 years बाद ये इशू रेज हुआ, ये इशू को खत्म किया गया, ये बेसिकली ऑथर ने लिखा हुआ है। मूविंग फर्दर, सो इट्स अबाउट द साउथ एशिया इमर्जिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। सो वही ऑथर ने बताया कि कोविड-19 के चलते देखा जाए तो साउथ एशियन नेशन जो है, साउथ एशियन नेशंस की बात करें इसमें नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारी कंट्रीज आती हैं, है ना, मेजर यही कंट्रीज आती हैं। और भी कंट्रीज हैं लेकिन वो साउथ ईस्ट एशियन में आ जाएंगी, लेकिन देखा जाए वो साउथ एशियन में भी कैलकुलेट हो जाती हैं, लाइक मालदीव्स, ओके, देन उसके बाद वियतनाम, म्यांमार, तो ये सारी कंट्रीज जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं। तो कोविड-19 में साउथ एशियन कंट्रीज जो है वो डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव ऑन करने लगी, बहुत रैपिडली मूव ऑन करने लगी, ये ऑथर ने बताया और बोला कि अब इसका देखा जाए तो इसका 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 मेन रीजन कोविड-19 है। अगर कोविड-19 नहीं आता तो हम लोग शायद इतना डिजिटलाइज होते ही नहीं, साउथ एशियन नेशन डिजिटलाइज होते ही नहीं, क्योंकि हमारा जो वर्क है, हमारा वर्क अब रिमोट वर्क होने लगा। रिमोट वर्क का मतलब हमारा वर्क जो है अब वर्क फ्रॉम होम होने लगा। सो वी नीड इंटरनेट, वी नीड लैपटॉप्स। हमारा एजुकेशन जो है वो एजुकेशन भी जो है ना वो इंटरनेट के थ्रू हो गई, अब ऑनलाइन एजुकेशन हो गई। मतलब इवन दी उन्होंने एग्जांपल दिया, इवन दी स्मॉलर नेशन लाइक नेपाल, नेपाल भी जो है ना उनके कंट्री में भी अराउंड 11% का इंक्रीमेंट आया है इन दी ब्रॉडबैंड इंटरनेट यूजर्स में। मतलब कोविड-19 जब से आया तब से 11% का इंक्रीमेंट हो गया, 11% इंटरनेट यूजर्स, ब्रॉडबैंड इंटरनेट यूजर्स का इंक्रीमेंट हो चुका है इन दी कंट्री ऑफ नेपाल। और बहुत सारी चीजें इससे हुई हैं, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बूस्टअप हो गया, क्योंकि पब्लिक केयर सर्विसेज भी अब डिजिटलाइज होने लगी। सो इट्स अ वेरी, बेसिकली देखा जाए इट्स अ वेरी नोबल, इट्स अ वेरी गुड मूवमेंट फॉर द साउथ एशियन नेशंस, क्योंकि इससे जो पब्लिक हेल्थ क्राइसिस जो थे उसका सोल्यूशन मिल गया, एंड दैट इज डिजिटलाइजेशन, ये ऑथर ने बताया। लेकिन ऑथर ने फिर आगे बहुत सारी चीजें बताई। ऑथर ने यही लिखा कि देखा जाए तो जरूर इस डिजिटलाइजेशन में बहुत सारे लोग, मतलब साउथ एशियन नेशंस बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई। देखा जाए तो सब इंडिया में, देखा जाए तो इंडिया में सबकी एक यूनियन हेल्थ आईडी बन गई फॉर एवरी सिटीजन, और उस यूनियन हेल्थ आईडी से वो फ्री में बेसिकली हेल्थ केयर सर्विसेज ले सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं बाय दी, जो इंडिया ने एक मिशन लॉन्च किया था, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, उसके अकॉर्डिंग। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में अराउंड 70 to 80% ऑनलाइन सेल इंक्रीज हो गई इन द ईयर 2020, जिसके चलते उनके रेवेन्यू में अराउंड $700 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। फिर ऑथर ने इश्यूज बताए। ऑथर ने बताया कि देखा जाए साउथ एशियन नेशन जो है इट्स द वर्ल्ड पुअरेस्ट रीजन, और ये फैक्ट है, ये कोई गलत नहीं है, इट्स अ फैक्ट। ये पुअरेस्ट नेशंस में आती है साउथ एशियन नेशंस, और इसके चलते देखा भी जाए, अगर पुअरेस्ट नेशन भी है, इसके चलते देखा जाए तो इट्स अ वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट, वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट है। लेकिन तब भी, इसके होने के बाद भी 50% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन जो है उनके पास इंटरनेट नहीं है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में 59% ऑफ द पॉपुलेशन के पास इंटरनेट नहीं है, और हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में 65% ऑफ द पॉपुलेशन के पास इंटरनेट नहीं है। और वही बात हम करें तो देखा जाए तो 15% ऑफ द साउथ एशियन वुमेन जो है सोशल प्रोटेक्शन मेजर से एक्सक्लूड की जाती हैं ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक। तो पैंडेमिक में देखा जाए तो पैंडेमिक में जरूर डिजिटलाइजेशन बूस्टअप किया, लेकिन बहुत सारी चीजें नेगेटिव सेंस में भी हुई है, जैसे सोशल प्रोटेक्शन मेजर्स नहीं मिले वुमेन को, 50% ऑफ द वुमेन को। चिल्ड्रंस को भी बेसिकली बहुत सारी चीजें रिसीव नहीं हुई बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंटरनेट,
बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंटरनेट 88% ऑफ द चिल्ड्रन जो है उनको पॉपुलेशन नहीं, उनको एजुकेशन नहीं मिल पाई, उनको होम स्कूलिंग नहीं मिल पाई, और जिसके चलते चिल्ड्रन जो है वो आउट ऑफ स्कूल रह गए, और गर्ल्स को उस रिस्क पे रख दिया कि उनकी जल्दी जल्दी शादी हो जाए। अगर गर्ल्स एजुकेशन लेती तो वो कुछ कर सकती थी, ग्रोथ कर सकती थी अपना, लेकिन अब उनको एजुकेशन नहीं मिली तो गर्ल्स एक ऐसे पाथ पे आ चुकी हैं, ऐसे ऐसे रिस्क पे आ चुकी हैं कि उनकी अर्ली मैरिज हो जाएगी, और बहुत सारे चिल्ड्रन जो है उनको ना चाहते हुए भी बेसिकली दे आर पुशिंग टुवर्ड द चाइल्ड लेबरर। सो देखा जाए तो कोविड-19 में डिजिटलाइजेशन ने तो बूस्टअप किया है, बट बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो बहुत सारे इश्यूज और ज्यादा रेज हो गए, और जिसके चलते इंडिया की इकोनॉमी को अराउंड $1 बिलियन का जो है लॉस होने वाला है। जो चिल्ड्रंस आगे चल के ह्यूमन रिसोर्स अगर हम यूज करते हैं चिल्ड्रन का, वो अब चाइल्ड लेबर में चलेगा, भाई ह्यूमन रिसोर्स बन ही नहीं पाए। तो अराउंड इंडिया की इकोनॉमी या साउथ एशियन की इकोनॉमी में भी देखा जाए तो ये $1 बिलियन की जो अर्निंग थी फ्यूचर में वो लॉस में चली गई। देन आगे फिर ऑथर ने बेसिकली स्कीम्स के बारे में बताया, तो स्कीम्स के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट हाँ कुछ चीजें बताई हैं जो कि इंडियन पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है। तो देखा जाए तो एशियन डिजिटलाइजेशन में सिंगापुर सबसे ज्यादा आगे है। सिंगापुर हुआ, जापान हुआ, साउथ कोरिया हुआ। सो ये देखा जाए इट्स अ ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल हब, दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल हब। और हम चाइना की बात करें तो चाइना ने ये भी बोला है कि चाइना ने ऐसा क्लेम भी किया, उन्होंने बोला है कि बाय द ईयर 2024 हमारी जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है वो $3 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। और अब देखा जाए तो एशियन नेशंस जो है, एशियन नेशन मतलब साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, उन्होंने बोला है कि हम डिजिटल बूम लाने के लिए हम लोग एक कॉमन मार्केट बनाएंगे, और कॉमन मार्केट बनाने के चलते, जिसके चलते कॉमन मार्केट बनाया जाएगा और हम भी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस पे खड़े होंगे, हम भी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को एनहेंस करेंगे, हमारे में भी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन आएगा, और हमारे यहाँ भी हमारे नेशंस में भी बेसिकली जो बूस्ट है डिजिटलाइजेशन का, वो डिजिटलाइजेशन का बूस्ट इंक्रीज होगा। बांग्लादेश में भी डिजिटल देखा जाए, बांग्लादेश में विजन आया है, डिजिटल बांग्लादेश विजन, जो कि देखा जाए इट्स अबाउट दी कि डिजिटल सोसाइटी को कैसे प्रॉस्परस किया जाए। और वही चीज बेसिकली इंक्रीज अप हो रही है। लेकिन वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है डिजिटलाइजेशन में कहां लगा हुआ है, बस बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन को उसको बूस्टअप करना है। ये इंडिया का सबसे बड़ा इशू है। इंडिया कम ग्रोथ कर रही है, बट अदर कंट्रीज उससे भी रैपिडली ग्रोथ कर रही है, यही ऑथर ने बताया। और लास्ट में ऑथर ने यही बोला है कि कोलैबोरेशन की जरूरत है। जरूर साउथ एशियन नेशंस अच्छा कर रही हैं, एशियन नेशन ने कोलैबोरेशन किया, उन्होंने बोला कि हम सिंगल मार्केट बनाएंगे, कॉमन मार्केट बनाएंगे, बट अगर साउथ एशियन रीजन का ही सिंगल मार्केट बन जाए, सो एक बहुत बड़ा मार्केट बनेगा। इट्स अ सेकंड लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। और रीजन वाइज देखा जाए तो जो अब सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है, तो ऑब्वियसली बात है सारे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज, क्योंकि कंज्यूमर्स तो वही होंगे ना, अगर कंज्यूमर्स नहीं होंगे तो कंपनीज खोल के क्या करोगे लोग बाग। तो इसीलिए कोलैबोरेशन की जरूरत है। तो हम लोग कोलैबोरेट करेंगे तो हम लोग ऑलरेडी जो हमारा विजन है, डिजिटल विजन, बहुत रैपिडली तरीके से इंक्रीज कर जाएगा, और विल मूव टुवर्ड द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन साउथ एशियन रीजन में आएगा, ना ही यूरोपियन नेशन में। मूविंग फर्दर, नाउ वी मूव फर्दर, ये था हमारा एडिटोरियल का डिस्कशन। सो वी मूव टू दी नेशनल न्यूज। नेशनल न्यूज में देखा जाए तो कल भी लोकसभा को एडजॉर्न कर दिया गया, बट बिफोर दी एडजॉर्नमेंट 2 बिल पास भी हो गए। और एक बिल जो है इट्स अबाउट दी वही टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021, जो कि बेसिकली रेट्रोस्पेक्टिव क्लॉज को डिलीट करेगा। एंड दी अनदर बिल जो है इट्स अबाउट दी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल 2021। अच्छा, ये जो बिल प्रेजेंट हुआ लोकसभा में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल 2021, ये बेसिकली लद्दाख रीजन में, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने का प्रपोजल डाला है। एंड उस यूनिवर्सिटी का नाम बेसिकली सिंधु यूनिवर्सिटी रखा जाएगा। सिंधु यूनिवर्सिटी बेसिकली इज ऑन दी नेम ऑफ द रिवर इंडस। इंडस इंग्लिश में है, हिंदी में इसको सिंधु बोलते हैं, इंडिया में इसको सिंधु बोलते हैं। तो उसके नाम पे बेसिकली यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया। एंड इट विल हैव अराउंड 110 एकड़ का कैंपस। सो इट हेल्प द स्टूडेंट फॉर लद्दाख रीजन, लेह रीजन एंड कारगिल रीजन। मूविंग फर्दर, सो कल एक अच्छा स्टेप लिया गया। सो इंडियन हॉकी टीम ने, अगर हम मेंस में बात करें, वुमेन्स में बात करें, दोनों ने ही अच्छा परफॉर्म किया है।
मेंस इज ऑन द थर्ड पोजीशन, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, एंड वुमेन्स टीम ब्रॉन्ज मेडल वाला मैच हार गई, तो देखा जाए तो इट्स ऑन द फोर्थ पोजीशन। तो दोनों ही हॉकी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है, जिसके चलते प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किया कि जो राजीव गांधी खेल रत्न जो है, जो कि देखा जाए इंडिया में सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का अवार्ड है, उसका नाम चेंज करके ध्यानचंद खेल रत्न रखा जाएगा। सो ध्यानचंद देखा जाए तो ध्यानचंद इज 3 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, एंड उनको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, म्यूजिशियन के नाम से जाना जाता है, विजर्ड के नाम से जाना जाता है। सो 3 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, और वो इंडियन ब्रिटिश इंडियन आर्मी में बेसिकली मेजर की पोस्ट पे भी रहे, और हॉकी के एक लेजेंडरी हॉकी प्लेयर है यार वो। मतलब उनको बेसिकली प्रपोजल दिया गया था, ऐसा बोला जाता है कि हिटलर ने उनको प्रपोजल दिया था कि आप जर्मनी की तरफ से खेलोगे तो हमको बहुत सारे इंसेंटिव्स देंगे, और वो प्रपोजल उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। सो यस, इसी के चलते अब जो राजीव गांधी खेल रत्न जो था उसका नाम चेंज करके अब ध्यानचंद खेल रत्न नाम रख दिया गया। सो इट्स अ गुड स्टेप, ये थोड़ा पॉलिटिक्स से भी दूर रहेगा, एंड एक अच्छे पर्सनैलिटी के ऊपर नाम रखा गया अवार्ड का। इट्स अ वेरी वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी। सो यस, सो गवर्नमेंट एक बहुत प्यारा सा स्टेटमेंट दिया है। गवर्नमेंट ने बोला है कि पैगासस वाला जो इशू है, पैगासस वाला जो इशू है वो अब सब ज्यूडिस हो चुका है, वो अब सब ज्यूडिस हो चुका है। इसी के चलते उस पर अब कोई डिस्कशन नहीं होगा। अच्छा, सब ज्यूडिस का मतलब क्या है वो तो आपको समझ में आ जाएगा कि सब ज्यूडिस का मतलब क्या है और गवर्नमेंट बोलना क्या चाहती है। सब ज्यूडिस का मतलब है अगर कोई इशू जुडिशरी में है, अगर कोई इशू जुडिशरी में है, जुडिशरी के पर्सपेक्टिव में, तो पैगासस स्पाईवेयर वाला इशू जुडिशरी सुन रही है, सुप्रीम कोर्ट सुन रही है उसके पिटिशन। तो अगर जुडिशरी के लाइमलाइट में वो इशू है तो पब्लिकली उस इशू को अपन डिस्कस नहीं कर सकते। सो दैट इज कॉल्ड सब ज्यूडिस। तो वही गवर्नमेंट का कहना है कि पैगासस स्पाईवेयर वाला जो इशू है ना वो ऑलरेडी जुडिशरी के एम्बिट में आ गया, तो इसीलिए अब हम जो है वो हम पैगासस स्पाईवेयर वाला मैटर जो है वो हम पब्लिकली डिस्कस नहीं करेंगे, ये गवर्नमेंट ने बोला है, ना ही कोई किसी को करने देंगे, और यही सब ज्यूडिस का मतलब होता है। मूविंग फर्दर, सो वही बात एस जयशंकर और ईरान के जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो है इब्राहिम रासी, उनके बीच में मीटिंग हुई, इनके बीच में डिस्कशन हुआ, और वही इसी बात पर डिस्कशन किया गया कि ईरान और इंडिया के रिलेशनशिप कैसे बूस्टअप हो और कैसे फिर से उसी पोजीशन पे आ जाए जो 2017 के पहले थे। ओके, और कैसे इंडिया और ईरान एक दूसरे के लिए हेल्पफुल रोल निभा सकते हैं। मूविंग फर्दर, सो सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल सी बात बोली गवर्नमेंट को, पूछा है गवर्नमेंट से कि आप क्या चाहते हो, क्या आप ट्राइब्यूनल्स क्लोज करना चाहते हो, बंद करना चाहते हो। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट भड़क क्यों गया? सुप्रीम कोर्ट भड़का इसी वजह से क्योंकि डिटेल में, अच्छा एक ये इशू रेज हुआ था, ये इशू रेज ये एक तो ये है क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे हाईकोर्ट में वैकेंसीज है, हाईकोर्ट में वैकेंसी के साथ साथ अराउंड देयर आर 200 वैकेंसीज इन दी ट्राइब्यूनल्स, देयर आर 200 वैकेंसीज इन दी ट्राइब्यूनल्स। और ट्राइब्यूनल जो होता है इट्स अ फास्ट ट्रैक कोर्ट बोला जाता है, और एंड इट्स अ क्वाजी जुडिशियल कोर्ट, क्वाजी जुडिशियल बॉडी दैट्स ओनली मेड अप, इट्स अ टाइप ऑफ कोर्ट दैट्स ओनली मेड अप फॉर दैट स्पेसिफिक टाइप ऑफ केसेस। ओके, सो इसी के चलते सीजीआई जो है, सीजीआई ने सिंपल सी बात बोली है, सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल सी बात बोली है गवर्नमेंट से कि आप क्या चाहते हो, ट्राइब्यूनल्स को हम क्लोज कर दें, है ना, क्योंकि अराउंड 200 वैकेंसीज है, अब वैकेंसीज है इससे अच्छा है कि हम क्लोज कर देते हैं। तो ये एक ये वाला केस, ऐसे जो इशू रेज होते रहते हैं कि ट्राइब्यूनल्स में वैकेंसीज है, ट्राइब्यूनल्स में केस हियरिंग नहीं हो रही, ट्राइब्यूनल्स में ये सारी चीजें नहीं हो रही, तो वो चीज हट जाएगी, तो आप हमें बता दो। तो उस चीज को लेकर गवर्नमेंट देखो क्या करती है, क्योंकि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो ऑर्डिनेंस आया और उस ऑर्डिनेंस को बेसिकली अब एक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया इन दिस मॉनसून सीजन, तो ट्राइब्यूनल ऑर्डिनेंस है ना, देखा जाए सर्विस कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट जो आ चुका है, पहले ऑर्डिनेंस था, वो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है सारे ऑर्डिनेंस के ऊपर, सारे ट्राइब्यूनल्स के ऊपर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड द अदर मेंबर्स ऑफ द ट्राइब्यूनल्स। कुछ एग्जेम्प्टेड है ट्राइब्यूनल्स जो कि उस एक्ट के एम्बिट में नहीं आएंगे, जैसे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ट्राइब्यूनल, जैसे कि सिनेमेटोग्राफिक ट्राइब्यूनल्स, जैसे कि इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल्स, एंड देयर इज अनदर वन ट्राइब्यूनल, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम राइट नाउ। मूविंग फर्दर, सो दिस अबाउट एडवर्टीजमेंट, तो हमें एडवर्टीजमेंट के बारे में नहीं पढ़ना है। ओके, विल स्किप दिस एडवर्टीजमेंट वाला न्यूज नाउ फ्रॉम द वर्ल्ड न्यूज। तो वर्ल्ड न्यूज में आज हमारी 3 न्यूज इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट वन इज अबाउट, इट्स अ वेरी सिंपल न्यूज कि तालिबान जो है, तालिबान ने फर्स्ट प्रोविजनल कैपिटल जो है वो कैप्चर कर लिया। अब प्रोविजन मतलब जैसे इंडिया में स्टेट्स होते हैं ना, जैसे यूपी की कैपिटल लखनऊ है, तो अगर तालिबान इंडिया में होता तो लखनऊ कैप्चर कर लेता, तो बोलता फर्स्ट प्रोविजनल कैपिटल कैप्चर कर लिया।
सो अफगानिस्तान में भी बहुत सारे प्रोविंस है, तो एक प्रोविंस है द प्रोविंस ऑफ निमरोज। तो निमरोज की जो सिटी है, कैपिटल है जरांज। जरांज को बेसिकली तालिबान ने कंट्रोल कर लिया है, पूरे तरीके से कैप्चर कर लिया है। ओके, और कल जो अफगानिस्तान के मीडिया मिनिस्टर थे, मीडिया मिनिस्टर की डेथ भी हुई, उन पे अटैक हुआ, उनकी डेथ हुई, और जिसके चलते और तालिबान ने क्लेम किया कि हमने मारा है उनको। अगेन मूविंग फर्दर, तो हमेशा से यूएस जो है ना, इंडिया का सपोर्ट में रहता है कि इंडिया को वीटो पावर मिलनी चाहिए, इंडिया को परमानेंट पोजीशन मिलनी चाहिए यूनाइटेड नेशन में। बट बाइडेन गवर्नमेंट बोल रही है कि हम कमिट नहीं कर सकते कि हम इंडिया को सपोर्ट करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट सीट के लिए, फॉर दी वीटो पावर के लिए हम कमिट नहीं कर सकते। हमेशा से यूएस फेवर में रहा है जब से बराक ओबामा प्रेसिडेंट बने थे, लेकिन इस बार बाइडेन गवर्नमेंट जो है वो फेवर में नहीं है इंडिया के, या वो कमिट फेवर नहीं, बेसिकली बोल रहे हैं कि हम कमिट नहीं कर सकते, बेसिकली पूरे तरीके से सपोर्ट नहीं कर सकते। ओके, फॉर द वीटो पावर। मूविंग फॉरदर, सो इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स, सो उनके बीच में सिक्योरिटी को लेकर कोलैबोरेशन होगा, और ये मीटिंग जो है, ये मीटिंग श्रीलंका में होने वाली है, और जिसमें से इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करेंगे जो हमारे डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है पंकज सरन। ओके, सो जो तीनों कंट्रीज, देखा जाए तीनों कंट्रीज के बीच में कोलैबोरेशन होगा अबाउट द सिक्योरिटी, और इट्स नॉट ओनली अबाउट द काउंटर टेररिज्म, इट्स अबाउट वेरियस थिंग। मैराइन सिक्योरिटी के ऊपर भी है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर भी है, काउंटर टेररिज्म के ऊपर भी है, और साइबर सिक्योरिटी के ऊपर भी है। इन चीजों को कैसे बेसिकली एलिमिनेट किया जाए, साइबर क्राइम्स को कैसे एलिमिनेट किया जाए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कैसे एलिमिनेट किया जाए, मैराइन क्राइम्स को कैसे एलिमिनेट किया जाए, काउंटर और टेररिज्म को कैसे एलिमिनेट किया जाए, इस चीज को लेकर तीनों कंट्रीज जो है वो कोलैबोरेट करेंगी सिक्योरिटी को लेकर। ओके, सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर, और बिजनेस न्यूज में आज कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, सेम गोज विद द स्पोर्ट्स न्यूज। सो इंडिया जो है, इंडिया बेसिकली इंडियन वुमेन हॉकी टीम हार गई सेमीफाइनल वाला मैच, या हम बात करें ब्रॉन्ज मेडल मैच, नॉट सेमीफाइनल वाला मैच। सेमीफाइनल मैच तो हारी गई थी, उसके ब्रॉन्ज मेडल वाला मैच भी हार चुकी है, एंड इट लॉस्ट टू द ग्रेट ब्रिटेन बाय 4-3, सो इट्स ऑन द 4th पोजीशन वी कैन से। ओके, चलो, सो दिस द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। तो हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय।